कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हालांकि ऐसा करना ठीक तो नहीं माना जाता कि गुरु से तुम छुपाओ, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी। और 450 शुगर, अब वो डॉक्टर तो यही बोलेंगे बार बार खाओ, ऐसे में तो फिर बार बार खाने वालों दीक्षा मिल नहीं सकती। लेकिन उसके बाद जब दीक्षित होने के बाद तो एक ही बार है, उसमें भी मिल पाए जरूरी नहीं है, उसके बाद भी उपवास करते हैं। और आज 20-21 वर्ष हो गए हैं, उनको ना डायबिटीज़ सता रही है, ना उनको चेक करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। नाम क्या है हम नहीं बताएंगे। हाँ, आपके यहाँ के नहीं है तो पक्की बात है, कहीं और के हैं, लेकिन हमारे साथ दीक्षित हैं, पक्की बात है। ऐसे अब बताओ, क्या ये अपने आप में पर्याप्त उदाहरण नहीं है? ये तो हो गई पुरानी बात। अब तो इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुकी है। ओशी ओरो डॉक्टर हैं जो जापानी हैं, कोई जैनी नहीं है। तो अब ये कहाँ तक लाजमी ठहरती है कि बार बार खाओ और थोड़ा थोड़ा खाओ? ये जो खा रहे हैं वो ही आपको खाए जा रहा है, और फिर वो खा रहा है तो फिर आपके लिए दवाई खाने पड़ती है जो आपको पूरा खा के समाप्त कर देती है। सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक का समय और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक का समय, इसी समय जठराग्नि यानी आपके लीवर से एंजाइम्स प्रॉपर रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को 7th स्टेप तक पार करने में मदद करते हैं। लेकिन इस चीज़ को ही उन फिरंगियों ने भांप लिया और आपकी जीवन शैली में इन भोजन के अनियमितताओं को जोड़ दिया। और अनियमितताएं जब भोजन की जुड़ जाती हैं, फिर आप किसी के गुलाम हो या ना हो, आप रोगों के गुलाम तो हो ही जाते हैं। उन्हें तो गुलाम बनाना मकसद था, चाहे तुम फिरंगियों से हो जाओ, चाहे रोगों से हो जाओ, चाहे किसी अपने आप के लोगों से हो जाओ, गुलाम बनना और गुलाम बनाना उनका मकसद था, और वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। ये तो बात हो गई ये। अब कल हम बात कर रहे थे फास्ट फूड की। ये फास्ट फूड आया कैसे? ये उन देशों के लिए व्यवस्थित चीज़ थी जिन देशों में बहुत अत्यधिक ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में होता है। जब ठंडी पड़ती है तो आपकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती कि नहीं हो जाती? बताओ। ठंडी के दिनों में आपको दिन का समय कम मिलता है। सुबह आपने 11 बजे खाया है तो शाम को 5 बजे भूख लगी आती है, और उसमें बीच में भी खा लेते, क्योंकि उस समय जठराग्नि प्रदीप्त ज़्यादा हो जाती है ठंडी के समय। अब ऐसे देश जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, उनकी जठराग्नि बहुत तीव्र रहती है, तो फास्ट फूड खाएं तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और यदि आप खाएंगे तो महाराज हम तो समझते उसमें घी तेल लगता नहीं। हाँ, जिसमें घी तेल नहीं लगता वो आपका तेल निकाल देता है। घी तेल लगता नहीं, ये जो कहते हो ना, और सोडा डलता है, दांतों का चबाना होता नहीं। जहाँ दांतों ने नहीं चबाया है वहाँ पर आंतों को मशक्कत करनी पड़ती है, और ये आंतें मशक्कत करने लायक तभी हो सकती हैं जब इतनी तीव्र जठराग्नि उन आंतों को मिल रही होती है ऐसे देशों में। तो उनके यहाँ सब चीज़ें फास्ट थी। फास्ट फूड था, फास्ट ड्राइव थी, फास्ट डांस था, फास्ट म्यूजिक था, फास्ट लाइफ थी। क्यों? उन्हें अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए फास्ट काम करना पड़ेगा। आप लोग के सारे नृत्य देखो, बहुत शालीन हैं, स्लो होते हैं। आपके यहाँ के संगीत देखो, शास्त्रीय संगीत बहुत आराम से अलग अलग आलाप और लय और राग में होते हैं। वहाँ पर पॉप म्यूजिक चलता है, फास्ट करना है। वो ये नृत्य, म्यूजिक, संगीत ये तो एक साधन है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने अपनी जलवायु से स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को ऐसे साधन जोड़े, लेकिन आपने ना साधना की, ना साधनों का महत्व समझा, और अपने साथ जोड़ लिए, और उनसे आप बर्बाद हो रहे हो। फास्ट चीज़ थी। आप देखो, जब ठंड लगती है तो आप रगड़ते नहीं रगड़ते, और गर्मी लगती है रगड़ो तो फिर क्या होता है? ये धीरे करो। जब किसी साधु की व्यावृत्ति करने आप जाते हैं, ठंडी के समय हाथ रगड़ते हैं, उनके पैर रगड़ते हैं, और गर्मी होती है तो भैया आराम से करो, गर्मी निकालो, उल्टी तरफ से निकालो। ऐसा करते कि नहीं करते? आप लोगों ने माताजियों की व्यावृत्ति की होगी, इन लोगों ने साधुओं की होगी। तो ये तरीका है। क्यों? जहाँ भारत देश जो अपने आप में गर्म देश है, यहाँ समशीतोष्ण माहौल मात्र रहता है, कुछ विशेष मौसम छोड़ दिए जाए तो बाकी अन्य समयों में आपके लिए गर्मी पैदा ना हो जाए, ऐसे आपके साथ साधन जोड़े गए। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे अपने आप में वो भोजन हो, चाहे वो वाहन हो।
वाहन क्या, भारत में एक से एक बढ़ के वाहन बनाने की कलाएं विकसित थीं, विमान बनाने की कलाएं विकसित थीं, क्यों उनने बैलगाड़ी को चुना? आपको लगता है कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया? राइट ब्रदर्स क्या आविष्कार करेंगे? भारत के शास्त्रों में आज भी 32 प्रकार से वायुयान बनाने की विधि लिखी हुई है और हर विमान की विधि 500 प्रकार से और तैयार की जा सकती है। मतलब 16,000 प्रकार के विमान बनाने की विधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है और राइट ब्रदर्स ने इसको कबाड़ लिया और अपने नाम से घोषित कर दिया कि एरोप्लेन हमने बना दिया। तुम क्या बनाओगे? क्या बताओ, पुष्पक विमान हमारे यहाँ नहीं थे क्या पहले? सीता का हरण जिस विमान में रख करके रावण ने किया था, कि विमान की बनाने की पद्धति पहले नहीं थी क्या? तुम क्या बनाओगे? ये सब विमान बनाने की पद्धतियां पहले हमारे पास थीं, लेकिन हम नहीं पहचान पाए और हमारी चीज चोरी करके दूसरों ने हमारे सामने हमारे बाजार में बेच दिया और हमने उसको आविष्कारक मान लिया। कितनी बड़ी अपने आप में एक नासमझी है। जो चीज हमारी वैभव में थी, जो चीज हमारे अतीत में थी, उसको हम दूसरों के सामने हाथ फैला करके मांगने लग गए और उनके लिए दाता मान लिया और खुद को भिखारी मान लिया। अब विमान बनाने की पद्धति थी, लेकिन विमानों का उपयोग जो अपने जीवन में संयम रखता है, जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जानता है, वो करें। हर व्यक्ति ना करे तो हर व्यक्ति क्या करे? यात्रा तो उसको करनी है तो उन वाहनों से करे जिन वाहनों से यात्रा करने पर उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े और उसके बदले में जानवरों का पालन भी होना लग जाए। इसलिए बैलगाड़ी थे, बग्गियां थीं, घोड़े थे। स्लो जाना तो बैलगाड़ी थी, ज़्यादा हुआ तो आपके रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, ये थे। क्यों? ये सिर्फ मात्र आपके वाहन नहीं थे, आपके शरीर के लिए जलवायु से लड़ने लायक वो साधन थे। क्योंकि आप इस प्रकार के वाहन से चलेंगे तभी आप अपने आप को निरोग बना पाएंगे। अब अपन फास्ट ले आए। आपने एक चीज़ सुनी होगी, कभी भी आप किसी वाहन में बैठ के सिक्के को उछालें, सुन रहे हो आप लोग? बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं। किसी सिक्के को उछालें तो आपके हाथ में आता है, आता कि नहीं आता? क्यों? हमने सिक्का उछाला था यहाँ, वो हमारे हाथ में यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि उस वाहन के साथ साथ वो पूरा वातावरण भी मूवमेंट कर रहा था। ऐसे ही जिस वाहन में आप बैठे हैं, जब बाहर का वातावरण आपके साथ साथ मूव करता है तो आपके भीतर का वातावरण भी आपके साथ साथ मूव करता है। तो फास्ट वाहन में आप बैठते हैं तो आपके अंदर की जो मूवमेंट है वो फास्ट होने लग जाती है, और जैसे ही फास्ट होती है तो आप कभी देखना, जैसे ही आप यात्रा करके आते, भले ही बैठ के आए हैं, आपको यात्रा करने के बाद थकान होती कि नहीं होती? जब आप यहाँ बैठे हैं थकान नहीं हो रही है। आप किसी वाहन से यात्रा करने जा रहे हैं और बैठ के आए, बल्कि लेट के भी आए, तो भी आपको थकान लगेगी। क्यों थकान हुई? क्यों दर्द हो रहा हाथ पैरों में? दर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर के अंदर के अवयव यहाँ से वहाँ अलग हो गए। सिर दर्द भी होने का मतलब नहीं कि सिर यहाँ की जगह यहाँ आ गया हो, सिर तो वहीं की वहीं है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर वात बार बार अटैक कर रहा। वात, पित्त और कफ 3 चीज़ें होती हैं। वात मतलब गैसेस, पित्त मतलब एसिड, और कफ यानी वो तो आप जानते ही हैं। इन तीनों का बैलेंस ही है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है। सुन रहे हैं आप लोग? जब ठंडा मौसम होता है तो नींद क्यों आती है? सुन रहे हैं? सो रहे हैं? जब मौसम ठंडा होता है तो नींद क्यों आती है? क्योंकि कफ के आवेग में ही नींद का होता है। इसलिए जिनको कफ बढ़ रहा होता है, प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि उनको बार बार नींद लाता है और नींद ही उस कफ को पचा देती है। मतलब प्रकृति इतना अच्छा अपने आप में एक ट्रीटमेंट करने वाला ट्रीटर है कि वो आपके लिए अलग से कुछ डॉक्टर के पास जाने की हिदायत देता ही नहीं है। लेकिन आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो जब कफ का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होगा तो नींद उड़ जाएगी, कफ का प्रकोप होगा तो नींद आएगी। इसलिए ठंडा, माथा ठंडा कर दो जिसको नींद नहीं आ रही है। ये जो कान के आसपास ठंडा कर दो जिसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? यहाँ पर जो पित्त जमा हो जाता है तो आपकी नींद को उड़ा देता है, और जब यहाँ ठंडक मिलती है तो वो उस पित्त को शमन करती है जो आपको नींद में लाने में सहायक बन जाता है।
तो ऐसे ही जैसे ही आपने वो तेज चलने वाले वाहनों में यात्रा की, आपको थकान बढ़ गई। क्यों? जैसे ही हम तेज काम करते हैं वात बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है तो हाथ पैर टूटते हैं, ऐसा लगता है कोई निचोड़ दे। होता कि नहीं होता? लेट नाइट यदि आप काम कर रहे हैं, उस सुबह उठे हैं, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर टूट रहे हैं। टूटने का मतलब ये नहीं कि हाथ टूट के कहीं गिर जाता है, आपका हाथ आपके हाथों में रहता है, आपके पैर आपके पैरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ वात जो अटैक कर रहा है, आपको दर्द पैदा हो रहा है। सुन रहे हैं? आपकी निजी जिंदगी हम बात कर रहे हैं, और किस कारण से आपने अपनी निजी जिंदगी से खिलवाड़ कर रखा है, उन फिरंगियों के मकसद की और मंसूबे की बात भी हम कह रहे हैं। तो आपके साथ फास्ट वाहन जोड़ दिए। अब देखो, अब आप सोचो, हम जो फास्ट करना चाह रहे हैं काम, वो फास्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हम जल्दी काम कर लेंगे, जल्दी करने के बाद आप क्या करोगे बाकी बचे समय में? हम थोड़ा आराम कर लेंगे। आराम करके आप क्या पाना चाहते हैं? हम सुखी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, सुखी रहना लक्ष्य है ना आपका। तो सुखी आप जल्दी काम करके होंगे कि जल्दी काम करके जो आप रोग पालेंगे, उन रोगों का इलाज करके सुखी होंगे? आप निरोग रहो, सुखी वैसे ही रहोगे। पहले फास्ट काम किया, बात बढ़ा लिया, और बात जो होता है वो पित्त को अथवा कफ को हवा देता है। एक सूत्र है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मलधातवा वायु यत्र नियंते तत्व सर्वंती मेघवत। ये सूत्र आयुर्वेद का है कि पित्त भी पंगु है और कफ भी पंगु है और सारे धातु उपधातु भी पंगु हैं। लेकिन पंगु मतलब समझ तो लंगड़े, लेकिन वात यदि इन सबको साथ देता है तो इन सब बादलों की तरह बरसने लग जाते हैं। किसी की कफ प्रकृति है, यदि उसका बाद उखड़ गया है तो उसके कफ संबंधी रोग लेकर के आएगा। किसी की पित्त प्रकृति है, यदि उसका बाद उखड़ गया है तो पित्त संबंधी रोग लेकर के आएगा। और किसी की बात प्रकृति ही है और बाद उखड़ गया है तो बात संबंधी और बहुत सारे रोग होते हैं। 84 प्रकार के रोग बात संबंधी होते हैं। जितने भी वर्तमान में रोग हैं वो या तो पित्त संबंधी हैं, कफ संबंधी हैं, अथवा वात संबंधी हैं, अथवा पित्त और कफ दोनों मिक्स संबंधी हैं, वात और कफ संबंधी हैं, अथवा वात और पित्त संबंधी हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो तीनों के उद्रेक से एक साथ होते हैं, जिनको सन्निपातः रोग बोलते हैं। उनका तो इलाज बहुत कठोर होता है, क्योंकि एक को संभालते हैं दूसरा उखड़ता, दूसरे को संभालते एक उखड़ता। इसीलिए कभी भी किसी भी चिकित्सक के पास आप जाओ, वो चिकित्सक किस प्रकार का रोगी है, उस रोगी के प्रकृति को समझ के चिकित्सा करता है। अब आपको इस बात को समझने के लिए उदाहरण देते हैं जो आप अच्छे से पकड़ लेंगे। मनुष्य की, घोड़े की और हाथी की यदि चिकित्सा करनी हो तो कैसे की जाती है? हाथी को पित्त संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाथी गन्ना खाता, गुड़ खाता, क्योंकि उससे पित्त शमन होता। घोड़े को कफ संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए घोड़ा चना खाते। कभी सर्दी होती है तो चना खाते कि नहीं खाते आप? चने हैं, बेसन, इसकी चीज़ खाने, क्यों? वो जो चना का बेसन है या चना है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। और कफ और कुछ नहीं, केन फलती थी कफ, क यानी कि जल होता है, जल के द्वारा जो फलता है उसका नाम कफ है। तो जल को कौन सोखता है? चना है, बेसन है या दालें हैं, तो उस संबंधी, इसलिए चने को खाने वाला कौन है? घोड़ा। क्यों? उसको कफ प्रकृति ज़्यादा रहती है और इसी कारण से वो फास्ट भागता है, क्योंकि फास्ट भागेगा तो उसके अंदर गर्मी आएगी, और फास्ट भागने के लिए कफ को सुखाता है, और कफ को सुखाने के लिए खाने में भी चना खाता है। समझ में आ गया ना बात? हाथी की पित्त प्रकृति, जब चाहे उसको मद झरने लग जाता है, तो पित्त प्रकृति वाले के लिए भोजन क्या होगा? गन्ना होगा, गुड़ होगा, मीठा होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो कोई भी चिकित्सक यदि हाथी रोगी हो रहा है तो उसको पित्त संबंधी चिकित्सा देगा, यदि घोड़ा रोगी हो रहा है तो कफ संबंधी चिकित्सा देगा, और मनुष्य के वात संबंधी चिकित्सा पहले की जाती है। इसका वात शमन कर दो, क्योंकि वात यदि शमन हो गया तो पित्त कफ अपने आप शमन हो जाएंगे, क्योंकि हवा देने वाला कौन है? वात। वात का नाम ही हवा होता है। ये कफ को हवा दे देगा, ये पित्त को हवा देगा, अथवा वात को हवा देगा, तो कोई ना कोई रोग आएंगे। जितने भी रोग हैं तीन संबंधी ही हैं, चौथा कोई है ही नहीं, इसलिए इनको त्रिदोष बोलते हैं। और इन तीनों को शमन करने वाला एक रसायन होता है, जिसका नाम त्रिफला होता है।
कफ को शमन करने वाला बहेड़ा है, पित्त को शमन करने वाला आंवला है और बात को शमन करने वाला हरड़ है। इस प्रकार से इस सावन के महीने में हरड़ खाई जाती है। क्यों? हरड़ जो होता है वो बात नाशक होता है। एक आता है, यस्य माता गृहे नास्ति तत् तस्य माता हरित की, कि जिसके घर में माँ ना हो उसके घर में यदि हरड़ है तो उसका पालन करा देगी। क्यों? हरड़ जो है बात का शमन करती है, और बात यदि शमन हो गई तो आपके सारे रोग शमित रहेंगे। और माँ और क्या करती है? तुम्हें सुख सुविधा प्रदान करती है। जब तुम्हारे जीवन में रोग ही नहीं आएंगे तो माँ की आवश्यकता हो लगेगी नहीं आपके लिए। जिसका मतलब ये नहीं कि माँ का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन जिसके घर में माँ नहीं है, आयुर्वेद का सूत्र बोलता है उसके घर में हरड़ होनी चाहिए। और हरड़ भी हर महीने में किस वस्तु के साथ सेवन की जाती है इसका भी एक विज्ञान है। सावन के महीने में तो हरड़ विशेष रूप से ली जाती है, क्योंकि इस समय आप गर्मी से जो हवा संचित किए हैं, हर ऋतु में अलग अलग दोष के प्रकोप होते हैं, अलग अलग दोष संचित होते हैं और अलग अलग दोष कुपित होते हैं। जैसे अभी ये सावन भादों का महीना जो वर्षा ऋतु माना जाता है, इसमें बात कुपित होता है। ये संचित कब हुआ था? हमने ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में खूब हवा खाई थी, गर्मी लगती थी, खूब हवा खाई, पंखे की खाई, कूलर की खाई। अब वो जो बात संचित हो गया है इस महीने में दर्द पैदा करता है। जितने भी दर्द वाले रोग होंगे इस महीने में ज़्यादा परेशान करेंगे। 12 महीने करते हैं, लेकिन इस महीने में क्योंकि बात उद्रेक को प्राप्त होता है, इसीलिए इस महीने में हरड़ का प्रयोग करो। हरड़ तो वैसे पूरे मनुष्य तो बात का रोगी होता है, उसको पूरे साल भर हरड़ खानी पड़ती है, लेकिन हरड़ भी खाने के साथ किस चीज़ के साथ खाएं? सावन के महीने में, सावन भादों में किस चीज़ के मिला के साथ खाएं? क्वार और कार्तिक में कब खाएं? अब क्वार के महीने में गुड़ खाया जाता है। क्यों? उस समय जो आप अभी ठंडा मौसम हो गया, गरम गरम चीज़ें खा रहे होंगे, मेथी खा रहे होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।